अगर ट्रेडर इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानते तो है, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से इसका इस्तेमाल करते समय बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, जिससे उन्हें लॉस होता है। इसलिए आज के वीडियो में हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या है और ये कैसे काम करती है, इसके बारे में पूरे डिटेल से जानने वाले हैं। साथ ही प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके आप कैसे बेस्ट ट्रेड एंट्री सेटअप ढूंढ सकते हैं, ये भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या होती है ये जानते हैं। जैसे कि इस स्ट्रैटेजी के नाम में ही सारा सीक्रेट छुपा है। अगर इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें ओपनिंग रेंज और ब्रेकआउट जैसे दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं। इस ओपनिंग रेंज का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर रेंज के स्टार्ट से लेकर क्लोजिंग तक का एरिया, और इस एरिया का अगर किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक हुआ तो उसे हम ब्रेकआउट कहेंगे। इसका मतलब इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले रेंज को चार्ट पर ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हम उसके ब्रेकआउट पर ट्रेड एंट्री कर सकेंगे। यहां हम चार्ट पर बन रहे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रेंज को मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा एरिया बहुत बड़ा बन जाता है, जिससे हमें बहुत कम बार ट्रेड एंट्री करने का मौका मिलता है। इसलिए इस स्ट्रैटेजी में हम एक सिंगल कैंडल को एक रेंज की तरह उपयोग करने वाले हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि हमें कौन से टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल पर इस रेंज को मार्क करना है, जिससे हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना सकेंगे। इस स्ट्रैटेजी में आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे 1 घंटे या फिर 15 मिनट की टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करें, और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आप इसे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट या फिर 3 मिनट के चार्ट पर लगा सकते हैं। दोनों में रिजल्ट लगभग एक जैसा ही मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग में आप ज्यादा देर तक अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं, इसीलिए आपको मार्केट में आने वाले स्मॉल मूव्स को अवॉइड करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। तो एक इंट्राडे ट्रेडर को कम समय में क्विक एंट्री और एग्जिट करना होता है, इसलिए उन्हें छोटे टाइम फ्रेम का ज्यादा फायदा होता है। टाइम फ्रेम को जानने के बाद अब चार्ट में कौन सी कैंडल पर इसे मार्क करना है ये समझते हैं। अब यहाँ बहुत से ट्रेडर ओपनिंग रेंज को मार्क करने के लिए दिन की शुरुआत में सबसे पहली कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन कई बार इससे आपको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि अगर निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के चार्ट पर आप ओपनिंग कैंडल को देखेंगे तो ज्यादातर समय बहुत बड़ी कैंडलें दिन की शुरुआत में बनती हैं, और अगर हम इन कैंडल्स के हाई और लो को मार्क करेंगे तो हमें बहुत बड़े एरिया के ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा, और हो सकता है बहुत बार मार्केट दिन भर इसी रेंज में घूमता रहे और आपको कोई भी ब्रेकआउट देखने को ना मिले। साथ ही दिन के शुरुआत में मार्केट में वॉलेटिलिटी सबसे अधिक होने के कारण प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे मूव्स करती है, जिससे आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे और आपको ना चाहते हुए ओवर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। इसलिए इस हाई वॉलेटिलिटी से बचने के लिए हमें कुछ देर तक मार्केट के थोड़ा शांत होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हुई कि नहीं, ये पहचानने का कोई खास नियम तो नहीं है, इसलिए इसे पहचानने के लिए हमें चार्ट पर बन रहे कैंडल्स को ही समझना होगा। जैसे कि इस चार्ट में मार्केट शुरू होते ही एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाकर प्राइस तेजी से नीचे चली गई। अब हम इस कैंडल की रेंज को मार्क करते हुए इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड एंट्री का प्लान करते हैं। यहां मार्केट और नीचे जाते हुए फिर से एक रेड कैंडल चार्ट पर बनाता है, जो कि लगभग पहली कैंडल के जितनी ही बड़ी है। अब क्योंकि यहां हमारे रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए हम अपने प्लान के हिसाब से यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन हमारे एंट्री करते ही चार्ट पर एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है और मार्केट बहुत तेजी से रिवर्स हो जाता है, जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के कारण हम इस ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। अब क्या यहां हमारी स्ट्रैटेजी गलत है या फिर यह मार्केट का कोई दोष है? ये ना तो मार्केट की गलती है और ना ही हमारे स्ट्रैटेजी की। हमने खुद सही जानकारी के अभाव में गलत जगह हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहां इस ट्रेड में स्टॉप लॉस के साथ साथ दिन की शुरुआत में हमें लॉस होने के कारण हमारा कॉन्फिडेंस हिट होने से हमारी साइकोलॉजी पर भी इस ट्रेड का बुरा असर अब पूरे दिन भर रहता है। इसलिए कोई भी स्ट्रेटेजी तभी काम करती है जब उसका इस्तेमाल हम सही समय और सही जगह पर करते हैं। इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि नंबर 1, दिन के शुरुआत में पहले 10 मिनट में मार्केट में वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होने के कारण आपको कैंडल रेंज को मार्क नहीं करना है। नंबर 2, अगर दिन के शुरुआत में नॉर्मल कैंडल के बजाय बहुत बड़ी कैंडल्स चार्ट पर बनती है तो जब तक कोई नॉर्मल साइज की कैंडल चार्ट पर नहीं बनती तब तक आपको ओपनिंग रेंज को मार्क नहीं करना है। नंबर 3, कैंडल रेंज को मार्क करते हुए कैंडल की दोनों तरफ की विक को आपको कंसिडर करते हुए रेंज को ड्रॉ करना है। जैसे कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है
जहां दिन की शुरुआत होते ही मार्केट में वॉलेटिलिटी होने के कारण बड़ी कैंडल्स बनने के बाद लगभग चौथी कैंडल नॉर्मल साइज की बनी है। अब हम यहां अपने कैंडल ओपनिंग रेंज को मार्क कर सकते हैं, जिससे हमारा ब्रेकआउट एरिया पहले कैंडल के मुकाबले बहुत छोटा बन जाता है, जिस कारण इसके ब्रेक होने की संभावना बढ़ जाने से हमें सही समय पर ट्रेड एंट्री करने का मौका मिल सकता है। साथ ही अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और 15 मिनट की टाइम फ्रेम में कैंडल रेंज को मार्क करेंगे तो आपको बहुत बड़ा एरिया मिलेगा। वहीं अगर आप 5 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे तो यहाँ पहले के मुकाबले हमारी रेंज थोड़ी छोटी हो जाती है, और अगर हम 1 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो मार्क करेंगे तो ये रेंज उससे भी छोटी हो जाएगी, जिससे आपको फेक ब्रेकआउट सिग्नल मिलने की संभावना पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हो सके तो 5 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक के छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें और इससे नीचे जाने की कोशिश ना करें। कैंडल रेंज को किस तरह से मार्क करना है, ये जानने के बाद अब ट्रेड एंट्री कैसे करनी है, ये जानते हैं। कैंडल रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में आपको रेंज की ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ हमने इस कैंडल की रेंज को मार्क कर लिया है। अब जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ ट्रेड एंट्री करेंगे। अब यहाँ ब्रेकआउट के बाद ट्रेड एंट्री करने के 3 मेथड्स हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। मेथड नंबर 1, अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमारे रेंज को ब्रेक करता है तो हम यहाँ सीधे ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जब तक कैंडल की क्लोजिंग हमारी रेंज के बाहर नहीं होती तब तक हम इसे ब्रेकआउट नहीं मान सकते, क्योंकि कभी कभी ब्रेकआउट करने वाली कैंडल ऊपर तो जाती है मगर थोड़ी देर बाद नीचे आकर हमारे रेंज के अंदर क्लोज हो जाती है। इसका मतलब यहाँ कोई भी वैलिड ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसलिए हम इस तरह की सिचुएशन में जब तक कैंडल पूरी तरह से हमारे रेंज के बाहर क्लोज नहीं होती तब तक हम इसे ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। लेकिन इस तरह के कैंडल ब्रेकआउट एंट्री मेथड में आप फेक ब्रेकआउट्स का शिकार होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत बार कैंडल हायर लेवल्स पर क्लोज तो होती है मगर नेक्स्ट कैंडल फिर से वापस नीचे आ जाती है। इसलिए इस ट्रेड एंट्री सेटअप में सबसे ज्यादा रिस्क है। इस वजह से हम इस तरह के सिंगल कैंडल ब्रेकआउट को हो सके तो अवॉइड ही करेंगे। अब नेक्स्ट मेथड में हम ब्रेकआउट होने पर जब प्राइस नीचे हमारे मार्क किए हुए रेंज को रिटेस्ट करने के लिए आती है तो हम उस समय चार्ट पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखकर यहां रिटेस्ट करने वाली कैंडल के हाई पर ट्रेड एंट्री करते हैं। अब इस परिस्थिति में ज्यादातर समय रिटेस्ट करते समय बनने वाली कैंडल में लॉन्ग लोअर विक होती है। इसका मतलब यहां प्राइस को सेलर्स ने नीचे तो पुश किया मगर वो उसे लोअर लेवल्स पर क्लोज करने में सफल नहीं हो पाए, यानी कि यहां बायर्स अब भी बाइंग करने में इंटरेस्टेड है, जिस कारण से उन्होंने प्राइस को फिर से हायर लेवल्स पर पुश किया है। इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल बन जाता है। इस मेथड में हमारे रेंज का ब्रेकआउट करने वाले कैंडल के प्रीवियस हाई के ब्रेक होने तक का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम यहां रीटेस्ट कैंडल के हाई को एंट्री पॉइंट मानते हुए उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड एंट्री करते हैं, जिससे हमारा स्टॉप लॉस पहले मेथड के मुकाबले छोटा होने के कारण रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बन जाता है। लेकिन कुछ भी हो, आपको यहां स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। और तीसरे मेथड में हम रिटेस्ट के बाद पिछले स्विंग हाई का ब्रेकआउट होने तक का इंतजार करते हैं और ब्रेकआउट करने वाली कैंडल के हाई पर ट्रेड एंट्री करते हुए उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब क्योंकि इस ब्रेकआउट मेथड में हम रिटेस्ट के बाद पिछली लेवल का ब्रेकआउट होने तक का इंतजार करते हैं, इसीलिए हमारी ट्रेड एंट्री हमारे मार्क किए हुए रेंज से काफी ऊपर जाकर होने के कारण यहां रिस्क ज्यादा होती है। क्योंकि यहां हमारा स्टॉप लॉस पहले के मुकाबले बहुत बड़ा होने के कारण यहां बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलता, इसलिए हम इस ट्रेड एंट्री मेथड को भी अवॉइड करेंगे। इसका मतलब हमें यहां दूसरे मेथड पर फोकस करना सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी सेम मेथड को हम बेरिश ट्रेंड में शॉर्ट ट्रेड एंट्री करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां दोनों में ट्रेड एंट्री के नियम लगभग एक जैसे हैं, सिर्फ ट्रेड की डायरेक्शन चेंज हुई है। ब्रेकआउट एंट्री मेथड को फाइनल करने के बाद अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ इस स्ट्रैटेजी को कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानते हैं। अब इस चार्ट में प्राइस तेजी से नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर निकलते हुए हायर लेवल्स पर एक नॉर्मल साइज की कैंडल बनी है। इसका मतलब यहां इस लेवल पर आकर मार्केट में मॉर्निंग के समय जो वॉलेटिलिटी थी वो कुछ कम हो चुकी है, जिससे मोमेंटम में कमी आने के कारण कैंडल्स की साइज फिर से नॉर्मल हो गई है। अब हम यहां इस आखिरी कैंडल के हाई और लो को मार्क करते हुए कैंडल रेंज को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रीन बुलिश कैंडल के बाद प्राइस नीचे जाते हुए फिर से हमारे रेंज एरिया में वापस आती है और यहां एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनाती है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहां ये कैंडल रेड होने के बावजूद मैं इसे बुलिश रिजेक्शन कैंडल क्यों बोल रहा हूं।
इसे समझने के लिए आपको इस कैंडल के पीछे की बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ को समझना होगा। यहाँ इस लेवल पर यह कैंडल ओपन होने के बाद सबसे पहले बायर्स इसे थोड़ा ऊपर ले गए, लेकिन सेलर्स ने यहाँ सेलिंग प्रेशर बढ़ाया, जिस वजह से प्राइस नीचे चली गई। लेकिन लोअर लेवल पर बायर्स ने एक बार फिर से अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हुए प्राइस को हायर लेवल पर ले जाकर क्लोज कर दिया। इसका मतलब यहाँ सेलर अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए, जिस कारण मैं इसे एक बुलिश कैंडल बोल रहा हूँ। कुछ लोग इसे बुलिश पिन बार कहते हैं तो कुछ इसे हैमर कैंडल भी कहते हैं। इसी तरह आपको हर एक कैंडल को पढ़ना आना चाहिए। कैंडल स्टिक के सभी फॉर्मेट्स के बारे में हमने प्राइस एक्शन की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसके जरिए आप बेसिक से लेकर एडवांस तक कैंडल स्टिक पैटर्न को पढ़ सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसका मतलब प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ बायर्स मार्केट में फिर से अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ 2 कैंडल्स के दौरान क्लियर गैप दिख रहा है, जिसे हम प्राइस इनबैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब क्योंकि इस कैंडल की लोअर विक इस फेयर वैल्यू गैप एरिया को टच करने के बाद रिजेक्शन फेस कर रही है, इसका मतलब यहाँ इस एरिया में जो भी पेंडिंग्स ऑर्डर्स थे उन्हें मार्केट में पूरी तरह फील कर लिया है, जिस वजह से प्राइस में रिजेक्शन आ रहा है। अब कुछ ट्रेडर कहेंगे कि यहाँ इस कैंडल ने तो इस एरिया के सिर्फ ऊपरी हिस्से को ही टच किया है, तो क्या ये एक वैलिड रिजेक्शन है? इसका आंसर है यस, ये एक वैलिड रिजेक्शन है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए इन 4 रिजेक्शन पैटर्न्स को देखिए। यहाँ पहले में कैंडल सिर्फ हायर एरिया को टच करती है, तो दूसरे एग्जाम्पल में कैंडल एरिया के 50% के लेवल तक जाकर वापस आई है, तो तीसरे में इस एरिया के लोअर लेवल्स को कैंडल ने टच किया है। अब इन तीनों कंडीशंस में दिखाई दे रहा प्राइस रिजेक्शन वैलिड माना जाता है, क्योंकि यहाँ प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप एरिया को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन सबसे आखिरी एग्जाम्पल में प्राइस हमारे गैप एरिया से बाहर निकल चुकी है, इसलिए ये एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। अब क्योंकि यहाँ प्राइस ने लॉन्ग लोअर विक बनाकर इस एरिया से रिजेक्शन लिया है, इसलिए यहाँ चार्ट पर बुलिश साइड में प्राइस का मोमेंटम आने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसलिए हम यहाँ इस कैंडल के हाई पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाकर स्टॉप लॉस से कम डबल का प्रॉफिट टारगेट लगा सकते हैं। अब अगर यहाँ से मार्केट हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चला गया तो हमारे पास यहाँ नीचे फेयर वैल्यू गैप एरिया का सपोर्ट मौजूद है। इस तरह से आप यहाँ लॉन्ग ट्रेड में अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट हमारे कैंडल रेंज एरिया को लोअर साइड में ब्रेक करता है और इस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ बन रहे इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को हमारी शॉर्ट ट्रेड एंट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई कैंडल इस एरिया में जाने के बाद रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आती है तो हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बनाएंगे, लेकिन यहाँ भी आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करना है। साथ ही इस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि इस चार्ट में प्राइस हमारे द्वारा ड्रॉ किए गए रेंज का हायर लेवल पर ब्रेकआउट करती है, जिसे देखकर हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको चार्ट पर कुछ की लेवल्स को देखना बहुत जरूरी है। जहां हम एंट्री प्लान कर रहे हैं उस एरिया में चार्ट पर हायर टाइम फ्रेम में जाकर हमें यह देखना पड़ेगा कि यहाँ कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट लेवल चार्ट पर मौजूद तो नहीं है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में बन रहे की लेवल्स को मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में जरूर रिस्पेक्ट करता है, जिससे हमारे एंट्री करने के बाद मार्केट यहां से रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे की तरफ जा सकता है। इसलिए अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपको 15 मिनट या फिर 1 घंटे की टाइम फ्रेम चार्ट पर की लेवल्स को ढूंढने की कोशिश जरूर करनी है, तभी आप मार्केट में ट्रैप होने से बच सकेंगे।